पूजा सर मोटा मोटा पूछ लेना आप, है ना। अमित सर विजय हो रहे होंगे अभी, अमित सर, नूतन मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून पूजा। पूजा कुमावत आ गई। आज बेटा सेकंड पेपर लेंगे अपन, ठीक है ना, माइकोलॉजी। ओके मैम। मैम कल से कॉलेज स्टार्ट हो रही है, मैसेज तो आया ही नहीं। बेटा कल से कॉलेज स्टार्ट तो हो रही है, मेरे पास भी ऐसा मैसेज नहीं आया, बस ये आया है मैसेज कि सभी फैकल्टी को 8:30 से 2:30 बजे तक है कॉलेज, 8:30 से लेकर 2:30 तक है। मैम पूरी कॉलेज पूरी क्लासेज की स्टार्ट हो गई। हाँ बेटा, पूरी कॉलेज का तो पता नहीं बेटा, एक मिनट, किसी की डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है, वो नहीं जाएंगे तो उनकी भी रिकॉर्ड हो जाएगी। एक बार बताओ, हाँ पूरे कॉलेज का मैं नहीं कह सकती बेटा, लेकिन फैकल्टी ग्रुप पे हमारे जो मैसेज आया उसके बारे में बता सकती हूँ कि 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक कॉलेज है। अब मुझे भी पूछना है कि भाई कौन सी कन्वेंस आएगा, अभी तो पता नहीं मुझे भी, इसलिए बेटा आप लोग आओगे, सभी ओके लोग आओगे कल बेटा, पूजा कल सभी लोग आओगे। मैम आधी लड़कियां तो बोल रही है कि आएंगे, राधे से बोल रही है कि मैं छोड़ने वाला ही कोई नहीं है। छोड़ने वाला कोई कौन, मतलब? मैम हम दूर से आते हैं ना, तो पापा भी काम पे चले जाते हैं और भाई हाँ अन्य बेटा, स्कूल चले जाता है। अच्छा बेटा सही है। जो छोड़ने वाले की तो दिक्कत है, जो आ सकते हो वो आने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि वाहन तो नहीं चल रहे ना अभी, कन्वेंस कोई मिल नहीं रहा आप लोगों को, है ना। हाँ। तो पूजा आप कहाँ से आते हो बेटा, आओगे तो? बगरू में दमी है ना, वहां से। हाँ बगरू में आपने बताया था, अच्छा पूजा चौधरी है एक, आप पूजा कुमावत हो, तो फिर आप कैसे आओगे बेटा, हाउ विल यू मैनेज? हाँ ठीक है बेटा। मैम, सुबह तो पापा काम पे जाने से पहले छोड़ के जाएंगे, शाम को भैया कॉलेज आके और फिर लेने आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। तो आप हाँ। बगरू से कैसे आओगे, बाइक, मतलब बाइक से आओगे? हाँ ठीक है बेटा, आने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है ये तो। कोमल वर्मा, रुचि कुमारी मीना, ज्योति मीना, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा। आज सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आने दो और को, है ना। ऋतिका अटल आ गई। खुशबू, ऋतिका अटल, खुशबू सिरोया, रुचि कुमारी मीना, ज्योति मीना, खुशबू, ऋतिका अटल, ज्योति सेन, कोमल वर्मा, पूजा कुमावत, निकिता चौधरी भी आ गई, निकिता चौधरी, लता वर्मा, सुनीता चौधरी,
तनुप्रिया आई है, तनुप्रिया। मैम कल कॉलेज बीएससी वालों को भी आना है क्या? बेटा ये पता नहीं, ये तो आप नूतन मैडम से मालूम कर लो, क्योंकि मतलब ये नूतन मैडम से पूछो या अमित सर से बेटा किसको आना है, क्योंकि है ना ये मैं नहीं कह सकती। एकता जी आपकी क्लास ले रहे हैं तो उनसे मालूम कर लो बेटा। अभी मुझे भी कंफर्म नहीं, बीएससी बीएड वाले आएंगे, बायो वाले आएंगे, तो एकता जी से पूछ लो या नूतन मैडम से बेटा। ओके मैम। आपको क्या बोला है, किनको आना है बेटा? बीएड वालों को आना है, बायो वालों को आना है? आप लोगों को क्या बोला है बेटा? मैम पहले तो 18 के लिए बोला था मैम ने, लेकिन फिर परसों कॉल किया था हमने तो मैम बोल रही थी कि मंडे से आना है। मंडे से मतलब मंडे को तो फिर 18 तो नहीं है, कल 19-20 होगी मंडे को, तो फिर है ना बेटा? मंडे को 21 है, 22 को है ना? 22 मैम, 22 को आना है। अच्छा सभी लोगों को बेटा, सभी फर्स्ट ईयर को? यस मैम। अच्छा बायो वाले भी हो क्या इसमें? कोई बायो वाले भी हो या सभी बीएड वाले हो बेटा? मैम दोनों ही है अभी तो। अच्छा दोनों ही हो ना, तो दोनों को फिर मतलब दोनों को ही 20 से आना है, या बायो वाले जा रहे हो बीएड वाले को 20 से आना है? मंडे को आना है, मंडे को आना है। मैम हम पास कोर्स वाले तो जा रहे हैं फ्राइडे और सैटरडे को। अच्छा पास कोर्स वाले जा रहे हो और बीएड वाले को मतलब मंडे से आना है। यस मैम। ठीक है बेटा। वो पता नहीं। कौन कौन आ गया? ओप्पो बेटा, सृष्टि नाम लिख लो, ओप्पो है ना। प्रिया राठौर आ गई, पूजा चौधरी, पूजा मीना, प्रतिभा शर्मा, सुरंजना वर्मा, प्रतिभा, सुरंजना, पिंकी चौधरी, सुनीता चौधरी। मैम हाँ बेटा। आप कब आ रही हो? बेटा हमको तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ग्रुप पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मतलब मैम मेरे को वैसे मैम आया तो कॉल की कंफर्मेशन। हो सकता है कल से बुलाए मुझे, या फिर 20 से, जैसा आप कह रहे हो। अभी मैं कह नहीं सकती भैया, हो सकता है फैकल्टी का जो नोटिस आया वो है कि 8:30 से 2:30 है कल जो कॉलेज है ना। तो अभी मेरे पास ऐसा यही इन्फॉर्मेशन है बेटा। हो सकता है कल भी आ जाऊं मैं, या फिर 20 से आऊं, जैसा भी कॉलेज वाले बुलाएंगे। मैम नूतन मैम ऐसे बोल रही थी कि मैम हमें तो नूतन मैम ने तो हाँ नूतन मैडम क्या बोल रही थी? कि मंडे से रेगुलर चलेंगी, तो रेगुलर चलेंगी फिर तो आप भी आओगे। हाँ बेटा, फिर तो आएंगे, मंडे से रेगुलर चलेंगे तो बिल्कुल आएंगे बेटा। मैम हमें तो कल से ही बुलाया है, नूतन मैम से मैंने पूछा था तो। किनको किसको बुलाया कल से? मेरे को? प्रिया मैम, बीएससी बीएड वाले। तो जाओ बेटा, अगर कल से जो नूतन मैडम कह रही है ना उनके हिसाब से चले जाओ बेटा। फिर एक बार और बात कर ले रहा हूँ उनसे, और कंफर्म है कि नूतन मैडम का, तो आप जाओ जाओ। नूतन मैडम ने तो फाइनल है, नूतन मैडम ने जो कह दिया। अच्छा अब 3:50 हो गए, अपन सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, सेकंड पेपर में सबसे पहले अपन लेंगे कवक, सामान्य लक्षण फंजाई की, फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स। तो कवक फंजाई लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। तो फंजाई कवक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मशरूम या छत्रक। तो प्रारंभ में इसके अंतर्गत केवल छत्रकनुमा कवक प्रजातियों को ही रखा गया होगा, लेकिन बाद में अन्य परपोषी एवं क्लोरोफिल रहित सरल पादपकाय युक्त प्रजातियों को भी कवक समूह में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस समूह के पौधों का अध्ययन मतलब
कवक का अध्ययन वनस्पति शास्त्र की एक विशेष शाखा कवक विज्ञान माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन, फंगस का अध्ययन वनस्पति शास्त्र बॉटनी की एक शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न कवकों की संरचना, कार्यकी एवं प्रजनन संबंधी उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे कवक विज्ञान कहते हैं, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। मतलब इन माइकोलॉजी we study about the structure of fungi and we also study about the physiology and reproduction of fungi। तो शब्द माइकोलॉजी का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइकोस मतलब छत्रक या मशरूम एवं लोगोस मतलब अध्ययन टू स्टडी को मिलाकर किया गया है। इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार छत्रक प्रजातियों अथवा ऐसे ही समान लक्षणों वाली कवक प्रजातियों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो कवक या फंजाई समूह के सदस्यों को हरित लवक रहित थैलोफाइट्स भी कहा जाता है। मतलब फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्लोरोफिलस थैलोफाइटा। कवक या फंजाई समूह के सदस्यों को हरित लवक रहित थैलोफाइटा या थैलोफाइट्स भी कहा जाता है। यह संघ मतलब थैलोफाइटा का दूसरा वृहत एवं विस्तृत तथा विषम रूपी हेट्रोगेमस पादप समूह है। तो विभिन्न प्रकार के कवक सदस्यों की जानकारी मानव को अति प्राचीन काल से ही प्राप्त है। हमारे आदि ग्रंथों, वेद एवं पुराणों में विभिन्न पादप रोगों का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम रोमन सभ्यता में विद्वानों ने एडिबल फंगस, खाने योग्य फंगस जिसका नाम है एमेनिटा सिसेरिया तथा विषालु कवक टॉक्सिक फंगस जिसका नाम क्या है एमेनिटा मस्केरिया में विभेदन स्पष्ट किया था। मतलब जो खाने योग्य फंगस है, एडिबल फंगस है, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है एमेनिटा सिसेरिया। एमेनिटा सिसेरिया इट इज एन एडिबल फंगस। और जो टॉक्सिक फंगस है, जो विषालु कवक है, उसका नाम है एमेनिटा मस्केरिया। तो प्रमुख वनस्पति शास्त्री सिसल पिनस ने अपनी पुस्तक प्लांटिस में भी कवक सदस्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ पौधे बीज रहित एवं अपूर्ण होते हैं तथा सड़ी गली वस्तुओं से पैदा होते हैं। तो मतलब एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट का नाम क्या है? सिसल पिनस। तो सिसल पिनस नामक बॉटनिस्ट ने अपनी एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम था प्लांटिस। तो इस प्लांटिस नामक बुक में सिसल पिनस ने कवकों को सम्मिलित किया। इसी प्रकार क्लूसियस के द्वारा सर्वप्रथम खाने योग्य एवं विषालु कवकों को क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। इसी प्रकार गास्पर्ड बोहेन ने अपनी पुस्तक में कवकों की लगभग 100 प्रजातियों के अतिरिक्त लाइकेंस का वर्णन किया। मतलब बेटा गास्पर्ड बोहेन ने क्या किया? गास्पर्ड बोहेन ने भी एक बुक लिखी और इस बुक में गास्पर्ड बोहेन ने फंजाई की लगभग 100 प्रजातियों को सम्मिलित किया एवं लाइकेंस का भी वर्णन किया। हाँ बेटा बोलो नीतू भाग। हाँ। ये सेकंड बुक स्टार्ट है आज से। हाँ बेटा सेकंड बुक स्टार्ट है आज से। इसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका सेकंड। हाँ बेटा
आज तो आप नोट से पढ़ाने वाली थी ना। नोट्स बेटा आप सेकंड पोस्ट स्टार्ट करा देना, हो सकता है अपन कॉलेज ही आ जाए तो कॉलेज में लिखवा ही देंगे आपको, है ना। जब कॉलेज सभी को बुला रहे हैं बेटा तो कॉलेज में लिखवा देंगे। मंडे भी आ गई, मंडे कितनी सी दूर है, ठीक है ना बेटा। मैम इस बुक से लिखवा देते नोट्स तो समझ में बेटा नेक्स्ट क्लास में अगर मंडे को नहीं बुलाते हैं तो मैं लिखवा दूंगी, पहले समझा देंगे और 15-20 मिनट में आपको लिखवा देंगे। मेन पॉइंट्स लिखवाऊंगी, ठीक है। मेन पॉइंट्स हाँ मैम, हाँ जरूर लिखवाएंगे बेटा, ठीक है। अब सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवी कवक प्रजातियों के अध्ययन का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, जिन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप यंत्र की सहायता से अनेक सूक्ष्म कवकों माइक्रोस्कोपिक फंजाई का अध्ययन किया। मतलब रॉबर्ट हुक ने बेटा एक माइक्रोस्कोप बनाया, सभी लोग जानते हो, और इस माइक्रोस्कोप के द्वारा रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोपिक फंजाई का अध्ययन किया। इसके साथ ही रॉबर्ट हुक द्वारा मशरूम्स की अनेक किस्में निरूपित की गई थी, और रॉबर्ट हुक द्वारा यह भी अध्ययन किया गया कि रस्ट डिजीज ऑफ रोज मतलब गुलाब का कीट रोग एक कवक फ्रेगमीडियम के संक्रमण से होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि गुलाब में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है कीट रोग, रस्ट डिजीज। और ये कीट रोग जो कि गुलाब रोज में होता है वो एक फंगस, एक कवक के मारे होता है, और इस कवक का नाम है फ्रेगमीडियम। तो रॉबर्ट हुक ने इस कवक के टेल्यूटोस्पोर्स, टेल्यूटो बीजाणु भी देखे तथा इनका नामकरण सीड कोट्स के तौर पर किया। तो इसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा बियर नामक मादक पेय में ईस्ट का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार डेलिनस एवं वैलियंट ने अनेक कवक प्रजातियों की खोज की। डेलिनस द्वारा कप कवक सदस्यों कप फंजाई को पेजाइजा का नाम दिया गया। मतलब डेलिनस ने क्या किया, जो कप फंजाई थे, प्यालीनुमा कवक थे, उनको पेजाइजा का नाम दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं लिनियस ने अपनी वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कवक या फंजाई शब्द का प्रयोग अत्यंत सीमित अर्थों में पौधों के एक वर्ग के लिए किया था। तो लिनियस के द्वारा अनेक कवक सदस्यों के वंशीय एवं जातीय नाम दिए गए। इसके अतिरिक्त लिनियस ने कवकों को शैवालों के साथ वर्ग क्रिप्टोगेमिया में स्थापित किया। तो लिनियस ने कवकों को किसमें रखा, फंजाई को। लिनियस प्लेस फंजाई in the class Cryptogamia along with the algae. इसी प्रकार वनस्पति शास्त्री आइकलर ने पौधों के इस समूह को एक वर्ग के रूप में गठित किया। अनेक कवक विज्ञानियों के अनुसार इस क्लास में सम्मिलित कुछ सदस्यों में निकट संबंध एवं बंधुता परिलक्षित नहीं होती, अतः ऐसे सदस्यों को ही वर्ग में रखा जाना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इस अवधारणा के परिणाम स्वरूप बाद में कवक विज्ञानियों द्वारा क्लास फंजाई को 3 अलग अलग समूह में विभक्त कर इनको डिवीजन के रूप में क्रमोन्नत कर दिया। इस प्रकार जीवाणु व स्लाइम मोल्ड्स एंड ट्रू फंजाई स्वतंत्र रूप से अलग पादप प्रभागों के तौर पर निरूपित किए गए। अब अपन बात करते हैं बेटा एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के अनुसार कवक यूकैरियोटिक बीजाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव हैं, जिनमें लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं, एलेक्सोपोलस। अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोलस एंड मिम्स द
fungi are eukaryotic spore bearing achlorophyllous organisms in which asexual and sexual reproduction takes place. तो कवक कौन होते हैं? कवक क्या है बेटा? यूकैरियोटिक हैं. कवक क्या है? यूकैरियोटिक हैं, बीजाणुधारी हैं और क्लोरोफिल रहित जीव है. मतलब फंजाई में क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इन फंजाई में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु तो बनते हैं और यह क्या होती है? इन फंजाई में लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन भी होता है. तो व्हाट आर फंजाई? अकॉर्डिंग टू Alexopoulos and Mims, the fungi are eukaryotic spore bearing achlorophyllous organisms in which asexual and sexual reproduction occurs. इनकी कायिक संरचनाएं तंतुवत एवं शाखित होती हैं एवं ऐसी कोशिका भित्तियों द्वारा आवृत होती हैं जिनमें अन्य जटिल कार्बनिक अणुओं के साथ काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों ही होते हैं. तो एंसवर्थ के अनुसार कवकों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है बेटा पोषण, न्यूट्रिशन, दूसरा है थैलस, तीसरा है सेल वॉल, चौथा है सेल ऑर्गेनाइजेशन. तो अपन बात करते हैं एंसवर्थ के अनुसार फंजाई की प्रमुख विशेषताएं. पहला है पोषण, न्यूट्रिशन. तो यह प्राय मतलब फंजाई परपोषी पादप हैं, हेट्रोट्रॉफिक पादप हैं जो अपना भोज्य पदार्थ जीवित या मृत माध्यम से अवशोषित करते हैं तथा कभी-कभी इंजेक्शन अंतर्ग्रहण भी करते हैं. दूसरा है थैलस. तो फंजाई एक कोशिकीय, अमीबीय या प्लाज्मोडियल या तंतुमय कवक जाल संरचना के रूप में पट रहित या पटयुक्त तथा आधार के अंतर स्थापित या बाहर निकला हुआ होता है. तो फंजाई में थैलस कैसा होता है? फंजाई में थैलस एक कोशीय होता है, यूनिसेलुलर होता है एंड इसमें थैलस कैसा है? एक कोशीय, अमीबीय या प्लाज्मोडियल या तंतु में कवक जाल संरचना के रूप में होता है. मतलब इन फंजाई mycelium is found and this mycelium may be septate or aseptate. ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल. तो कवक सेलुलोज, फंगल सेलुलोज या काइटिन अथवा दोनों की बनी होती है. मतलब कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज या काइटिन दोनों की ही बनी होती है और कवक क्लास ओमाइसिडीज के सदस्यों में कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा निर्मित हो सकती है. अब बात करते हैं कोशिका संगठन, सेल ऑर्गेनाइजेशन. तो कवक यूकैरियोटिक सजीव होते हैं. मतलब फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनकी सुकाय संरचना एक या बहुकेंद्रीय कवक जाल के रूप में परिलक्षित होती है. यह कवक जाल होमोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक होता है तथा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड द्विगुणित या अगुणित होता है. तो कवक जाल में माइसीलियम में डाइकैरियोटिक अवस्था बहुत थोड़े समय के लिए ही पाई जाती है. तो इनका जीवन चक्र, इनकी लाइफ साइकिल सरल से जटिल होता है. इनका कवक जाल होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक हो सकता है, अर्थात दोनों विपरीत प्रभेदों की लैंगिक संरचनाएं एक या अलग कवक जालों पर उपस्थित लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली बीजाणु फलिका छोटी या बड़ी हो सकती है, जिसमें आंशिक रूप से टिश्यू डिफरेंशिएशन पाया जाता है. तो कवक कैसी हैं? द फंजाई आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक. कवक मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं
या सहजीवी सजीव होते हैं। कुछ कवक प्रजातियां हाइपर पैरासाइट्स भी होती हैं। मतलब हाइपर पैरासाइट्स का मतलब है ये अपना भोजन, कवक अपना पोषण अन्य परजीवी पादप या जंतुओं से प्राप्त करती हैं। तो कवक कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वव्यापी वितरण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विश्व के सभी भागों में फंजाई पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कवकों के आवास के बारे में, हैबिटेट ऑफ फंजाई। तो कवक एक सर्वव्यापी समूह है। तो मतलब these fungi are cosmopolitan in distribution। कवकों के सदस्य उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ एवं नमी उपस्थित होती है। एक बार साक्षी यादव इनको एडमिट कर देते हैं। तो दूसरे शब्दों में जहां भी जीवन का अस्तित्व होने की संभावना है वही कवक प्रजातियां भी मिल सकती हैं। तो आवास स्थली हैबिटेट के आधार पर कवकों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। मतलब द फंजाई कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एक्वेटिक फंजाई एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फंजाई। तो फंजाई किसकी बात करेंगे अपन? जलीय कवक, एक्वेटिक फंजाई। तो अनेक कवक सदस्य विभिन्न प्रकारों के जलीय आवासों, एक्वेटिक हैबिटेट्स जैसे फ्रेश वाटर ताजा पानी या समुद्रों में खुले जल में या जलाशयों की गहराई में, तलहटी में, बेंथिक जोन्स में, तलहटी में पाए जाते हैं। ये कवक प्रजातियां अपना जीवन यापन जलीय पौधों या प्राणियों पर मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में करती हैं। इनमें से मृतोपजीवी सदस्य मतलब सेप्रोफिटिक फंजाई जल में डूबी हुई पौधों की शाखाओं, पत्तियों या फलों, विघटनशील पादप तथा प्राणी अवशेषों पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार अधिकांश एक्वेटिक फंजाई जलीय कवक जिनमें कि मस्टिगो माइकोटिना, काइट्रिस कोलियोमाइसिटीज एवं ड्यूटेरोमाइसिटीज नामक कवक वर्गकों के सदस्य हैं तथा कुछ जलीय प्रजातियां क्लास एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज में संबंधित हैं। अब बात करते हैं स्थलीय कवक, टेरेस्ट्रियल फंजाई। तो स्थलीय कवक सदस्यों को इनके आवास के आधार पर अनेक उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है? एक तो है मृदा कवक, सॉइल फंजाई। दूसरी है सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। तीसरी है पैरासिटिक फंजाई, परजीवी कवक। चौथा है हाइपर पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, तो अपन किसकी बात करते हैं? सॉइल फंजाई की, मतलब मृदा कवक की। तो सभी कवक संवर्गों के अधिकांश मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी एवं कृमिनाशी सदस्य मिट्टी या मृदा में जीवन यापन करते हैं। इनको सॉइल इनहैबिटेंट कवक कहते हैं। जबकि कुछ अन्य कवक पौधों की जड़ों में भी मिलती हैं। इनको रूट इनहैबिटेंट मूल आवासी कहते हैं। तो मृदा कवक प्रजातियां विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सुगर्स, शर्करा, सेल्यूलोज एवं लिग्निन इत्यादि का अपघटन करके इनको अपने पोषण के लिए प्रयुक्त करती हैं। अतः इसके अनुरूप ही इनको विभिन्न वर्गों जैसे सेल्यूलोज अपघटनकारी या शर्करा कवक इत्यादि में रखा जा सकता है। दूसरी है सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। तो शैवाक या लाइकेंस एवं कवकमूल अथवा माइकोराइजा इस वर्ग के मतलब सिम्बायोटिक फंजाई के उपयुक्त उदाहरण है। लाइकेन एक ऐसा गठबंधन है
जिसमें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज वर्ग की कुछ कवक प्रजातियां ब्लू ग्रीन या हरित शैवालों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं तथा गठबंधन के दोनों सदस्य संयुक्त रूप से एक सर्वथा अलग पादप के तौर पर निरूपित होते हैं। इनको शैवाक या लाइकेन कहते हैं। ये चट्टानों, वृक्षों के तनों एवं शाखाओं पर पाई जाती हैं। कवक मूल या माइकोराइजा में बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों के कवक जाल अनेक उच्च वर्गीय पौधों जैसे आवृत बीजी एवं शंकुधारी वृक्षों की जड़ों के साथ सहजीवी गठबंधन स्थापित करती हैं। नेक्स्ट है परजीवी कवक, पैरासिटिक फंजाई। तो इसके अंतर्गत मतलब परजीवी कवक के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रजातियां पौधों, प्राणियों एवं मनुष्यों का परजीवी के रूप में संक्रमण करती हैं तथा उनमें रोग उत्पन्न करती हैं। अंगमारी, कीट, कंड एवं आसिता नामक पादप रोगों के बारे में मनुष्य को प्राचीन काल से ही जानकारी प्राप्त है। नेक्स्ट है हाइपर पैरासिटिक फंजाई। नेक्स्ट है हाइपर पैरासिटिक फंजाई। तो कुछ कवक प्रजातियां। हाँ बेटा बोलो। मैम ये डिजीज में क्या होता है? अंगमारी डिजीज आपने बताई थी ना? हाँ ये है अंगमारी डिजीज है। तो इनको मैं आपको अभी 5 मिनट रह जाए या बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सभी डिजीज को करेंगे। एक तो अंगमारी डिजीज है, एक इसके आपको कर देंगे किट को भी एक्सप्लेन कर दूंगी बेटा मैं इस क्लास के बाद, या 5 मिनट रह जाएंगे जब कर दूंगी आपको, क्योंकि 4:13 हो गए अभी। आपकी फिर केमिस्ट्री की क्लास है क्या 4:25 पे? 4:30 पे। 4:20 पे है? 4:20 पे 4:25 पे? 4:30 पे। 4:30 पे। ठीक है बेटा, कल मैं आपको अंगमारी एक्सप्लेन कर दूंगी बिल्कुल, और एक किट ये डिजीज पूरा ही कर दूंगी आपको। आसिता का भी मैंने नाम लिया। अंगमारी, किट, कंड एवं आसिता नामक पादप रोगों के बारे में मनुष्य को जानकारी प्राप्त है। अब करते हैं हाइपर पैरासिटिक फंजाई। तो कुछ कवक प्रजातियां अन्य संवर्गों के कवक सदस्यों को संक्रमित कर उन पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं। जैसे बेटा अभी आएगा चूर्निल आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, इसके बारे में बताऊंगी आपको। चूर्निल आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करने वाली कवक पर एक अन्य परजीवी कवक एम्पिलोमाइसिस क्यूस्क्वेलिस तथा किट रोग उत्पन्न करने वाली कवक प्रजातियों पर एक और परजीवी कवक एंडेरल्यूका कैरिसिस का संक्रमण पाया जाता है। तो आपकी क्या है, एक तो किट रोग आया, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कल। एक आया आपका पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। तो कुछ हाइपर पैरासिटिक फंजाई की बात कर रहे हैं। तो कुछ कवक प्रजातियां अन्य संवर्गों के कवक सदस्यों को संक्रमित कर उन पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं। जैसे बेटा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, चूर्निल आसिता रोग उत्पन्न करने वाली कवक पर एक अन्य परजीवी कवक एम्पिलोमाइसिस क्यूस्क्वेलिस तथा किट रोग उत्पन्न करने वाली कवक प्रजातियों पर एक और परजीवी कवक एंडेरल्यूका कैरिसिस का संक्रमण पाया जाता है। तो हवा या वायुमंडल किसी भी कवक सदस्य का स्थायी आवासीय क्षेत्र नहीं है, परंतु कुछ कवक प्रजातियों के स्पोर्स तथा अन्य जनन संरचनाओं का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। तो जैसे आपने पूछा, अंगमारी भी एक बेटा क्या है, एक डिजीज है, एक बीमारी है। तो इस अंगमारी डिजीज को, बीमारी को, रोग को, किट रोग को और आसिता रोग को मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ। अतः ये कवक बीजाणु कभी कभी वायुमंडल में 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन। तो कवक सदस्यों का पादप शरीर
अत्यंत ही सरल एवं सुकायबद्ध या थैलसबद्ध होता है। यह एक सरल कायिक संरचना होती है जिसमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे थैलस कहते हैं। तो सभी यूमाइकोटा या सत्य कवकों में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कवक जाल रहित या एक कोशीय थैलस, नॉन माइसीलियल थैलस और यूनिसेल्युलर थैलस। दूसरा है फिलामेंटस और माइसीलियल थैलस। तो अपन कल इसकी बात करेंगे। नॉन माइसीलियल और यूनिसेल्युलर थैलस जो कि स्लाइम मोल्ड्स में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, ऑल्पीडियम नामक फंगस में पाया जाता है। तो चलो आज कर लेते हैं नॉन माइसीलियर और यूनिसेल्युलर थैलस। तो कुछ कवक सदस्यों जैसे स्लाइम मोल्ड्स में थैलस या पादप शरीर नग्न जीव द्रव्यक या प्लास्मोडियम के रूप में पाया जाता है, परंतु कुछ कवक सदस्यों जैसे ईस्ट, ऑल्पीडियम एवं सिनकाइट्रियम इत्यादि में थैलस एक कोशीय एवं भित्ति युक्त होता है। इसकी आकृति अंडाकार या गोलाकार अथवा अनियमित होती है। तो ईस्ट जो कि क्या है? एक फंगस है। ईस्ट सैक्रोमाइसीस के पादप शरीर या कोशिका में कायिक जनन के अंतर्गत मुकुलन बडिंग द्वारा अनेक उभार या अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं। जब मुकुलन की क्रिया तीव्र होती है तो इसकी वजह से ईस्ट कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। कुछ अन्य इस प्रकार की संरचना को स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। और कुछ उदाहरणों में फिलामेंटस कवक प्रजातियों में भी स्यूडोमाइसीलियम का निर्माण देखा गया है। जैसे शर्करा की अधिक सांद्रता पर गण ऑर्डर म्यूकोरेल्स के सदस्यों में, और कुछ फंजाई जैसे कि राइजोफीडियम एवं अन्य तंतुविहीन कवकों नॉन माइसीलियल फंगस में वृद्धि की धीमी गति के कारण आधारीय भाग में एक विशेष प्रकार का मूलाभास तंत्र राइजोमाइसीलियम विकसित हो जाता है। अब बात करते हैं फिलामेंटस और माइसीलियल थैलस इन फंजाई। तांतुकी या कवक जालीय थैलस। एक बार चैट भी पूछा है किसी ने, किससे बोल रहे हो? आ गई। हाँ ठीक है बेटा, ये चैट है,